दोस्तों, जब पंडित जी अशर्फियों की थैली लेकर राजमहल से बाहर निकलते हैं और सीधे बाजार की तरफ चल देते हैं और बाजार से बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीदते हैं, बच्चों के लिए जूते चप्पल और कपड़े खरीदते हैं। आज पंडित जी अपने लिए भी 2 जोड़ा कपड़े खरीदते हैं और अपनी पत्नी श्यामा के लिए भी सुंदर सी साड़ियां खरीदते हैं। इतना सारा सामान खरीदने के बाद भी पंडित जी देखते हैं कि उनकी थैली में अभी भी कुछ अशर्फियां बची हुई हैं। वैसे भी पंडित जी के हाथों में सामान का बोझ हो गया था, इसलिए वे एक तांगे वाले को रोककर पूछते हैं, अरे भैया, क्या तुम हमें हमारे गांव साहिबागंज में छोड़ दोगे और कितना पैसा लोगे, जरा बताओ तो। तांगे वाला हंसते हुए बोला, आप ठहरे पंडित आदमी, भला हम आपसे काहे पैसा लेने लगे। आप तांगे में बैठ जाइए, हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे, फिर आपको जो ठीक लगे आप हमें दे देना। पंडित जी तुरंत ही तांगे में बैठ जाते हैं और तांगे में लेटकर सोते सोते हिचकोले खाते खाते करीब 2 घंटे में अपने गांव पहुंच जाते हैं। 30-32 साल में पहली बार पंडित जी को ऐसी मौज बहार मिली थी। आज तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज का दिन उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन हो। पंडित जी मन ही मन दुर्गा माता का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आपने हम गरीबों पर बहुत दया की है, अपने बच्चों पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। कुछ देर में पंडित जी का गांव आ गया। तांगे वाला पंडित जी को उनके घर के सामने ले जाकर उतार देता है। पंडिताइन बड़ी हैरानी से पंडित जी को तांगे से उतरते हुए देखती है तो वह समझ जाती है शायद महाराज ने उन्हें अपने यहाँ कोई नौकरी दे दी है। तब वह भी मन ही मन माता रानी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद करती है। इधर पंडित जी के पड़ोसी भी आश्चर्य से पंडित जी को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि आज पंडित जी बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाए थे। पंडिताइन और बच्चे सामान उठाकर घर के भीतर ले जाते हैं और पंडित जी अपनी थैली में से पैसे निकालकर तांगे वाले को देते हैं। तांगे वाला खुश होकर पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, हमारा नाम रघु तांगे वाला है। बाजार में सब लोग हमें इसी नाम से जानते हैं, इसलिए आपको दोबारा कभी भी बाजार से आना हो तो हमें बुला लीजिएगा, हम तुरंत चले आएंगे। ऐसा कहकर तांगे वाला चला जाता है और जैसे ही पंडित जी घर के भीतर जाते हैं तो उनकी पत्नी श्यामा बाहर आकर घर का दरवाजा बंद कर देती है। इस पर पंडित जी को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था कि उनके आने के बाद श्यामा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया हो, वरना तो पंडित जी घर आकर हाथ पांव धोकर आंगन में पड़ी खटिया पर बैठ जाते थे और घर का दरवाजा खुला ही रहता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्यामा से पूछा, अरे पंडिताइन, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। तब पंडिताइन धीरे से बोलती है, पंडित जी, क्या आपने नहीं देखा, सारे पड़ोसी आपको कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। कहीं किसी की नजर लग गई तो घर से सारी खुशियां चली जाएंगी। श्यामा की बात सुनकर पंडित जी जोर जोर से हंसते हैं और उनकी हंसी की गूंज सारे घर में सुनाई देती है। आज बहुत दिनों के बाद पंडित जी दिल खोलकर हंस रहे थे। उन्हें खुश देखकर दोनों बच्चे भी पंडित जी के पास आकर खटिया पर बैठ जाते हैं। फिर पंडित जी श्यामा को सामान के थैले पकड़ाते हुए कहते हैं, देखो पंडिताइन, इन 2 झोलों में तो घर के राशन और बच्चों के खाने पीने का सामान है और एक झोले में बच्चों के लिए कपड़े हैं और इस एक झोले में हमारे लिए धोती कुर्ता
और तुम्हारे लिए 2 साड़ियां हैं। पंडिताइन इतना सारा सामान देखकर खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि आज से उसकी गरीबी दूर हो गई है। आज के बाद उसके बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे और फटे हुए कपड़े भी नहीं पहनेंगे। आज पंडित दीनानाथ और पंडिताइन श्यामा के चेहरे पर खुशी की चमक कुछ अलग ही दिख रही थी। पंडिताइन बच्चों को थैले में से नए कपड़े निकाल कर देती है तो दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं। पंडित जी की बेटी पंडित जी की तरफ देखकर कहती है, देखिए पिताजी, यह लहंगा तो हम पर बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी मुस्कुराकर अपनी बिटिया से कहते हैं, अरे बिटिया रानी, हमको तो पहले से पता था कि यह रंग हमारी बिटिया पर खूब जंचेगा और इसे पहनकर हमारी बिटिया बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखेगी। इतने में पंडित जी का बेटा भी सामने आकर कहता है, देखिए पिताजी, यह कुर्ता पाजामा हम पर कितना अच्छा लग रहा है। पंडित जी खुश होकर कहते हैं, अरे हाँ बिटवा, यह कुर्ता पाजामा तो तुम पर गजब जंच रहा है। फिर पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, अरे पंडिताइन, अब तुम भी अपनी साड़ियां पहनकर देख लो। पंडिताइन बोली, नहीं पंडित जी, हम तो कल नहा धोकर माताजी को चढ़ाकर ही पहनेंगे। तब पंडित जी कहते हैं, अच्छा पंडिताइन, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर अब जल्दी से हमारे लिए खाना परोस दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। पंडिताइन सामान समेटते हुए कहती है, ठीक है पंडित जी, आप नहा धोकर आइए, हम जल्दी से सबके लिए खाना बनाते हैं। फिर पंडिताइन ने जल्दी से सब सामान को भीतर ले जाकर रखा और खाने की तैयारी में जुट गई। आज पंडिताइन ने आलू मटर टमाटर की सब्जी और पूरी बनाई है। पंडित जी भी नहा धोकर अपना पूजा पाठ खत्म करके बाहर आंगन में आ जाते हैं। पंडिताइन आंगन में चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म पूड़ियां तल रही थी। पंडित जी भी दोनों बच्चों को लेकर वहीं बैठ जाते हैं। फिर पंडिताइन उन सब के लिए गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी परोसती है। तभी पंडित जी कहते हैं, अरे पंडिताइन, आज हम बाजार से पेड़ा भी तो लेकर आए थे। अगर गरम गरम पूड़ियों के साथ एक एक पेड़ा भी हो जाए तब तो आनंद ही आ जाए। फिर पंडिताइन मिठाई के डिब्बे में से एक एक पेड़ा निकालकर उन सबको देती है। आज बहुत सालों के बाद पंडित जी के परिवार ने अपना मनपसंद भोजन किया था। आज कितने सालों के बाद उन सबके लिए नए कपड़े खरीदे गए थे। आज बहुत समय के बाद पंडित जी का परिवार भर पेट भोजन करके सुकून भरी नींद सोया था। हमेशा की तरह आज भी सुबह 4 बजते ही पंडिताइन की आंख खुल जाती है और वह नदी से पानी लाकर आंगन में मटका भरकर रख देती है। फिर पंडित जी भी उठकर गरम गरम पानी से नहाकर अपना पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद आंगन में पड़ी खटिया पर बैठकर चाय पीते पीते पत्नी श्यामा से पूछते हैं, अरे पंडिताइन, बताओ आज क्या करना है? क्या आज भी राजा के यहाँ चले जाएं? पंडिताइन पंडित जी की तरफ घूरकर देखती हुई कहती है, हाँ पंडित जी, तुम रोजाना ऐसे ही राजा के यहाँ जाते रहो जब तक माताजी मना ना कर दे, और रोजाना महाराज से बस यही बात बोलते रहना, महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में। पंडित जी थोड़ा घबराकर पंडिताइन से कहते हैं, मगर पंडिताइन, किसी दिन राजा का दिमाग थोड़ा सनक गया और उन्होंने हमसे पूछ लिया कि पंडित जी, पुण्य की जड़ पाताल में कैसे होती है, तो हम राजा को क्या जवाब देंगे? और अगर हमने कोई जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे पुण्य की जड़ पाताल में के चक्कर में कहीं राजा हमें सूली पर ना टांग दे।
पंडिताइन बड़ी बड़ी आंखों से पंडित जी को घूर कर देखती है और बोलती है कि पंडित जी, क्या आपको माताजी की बात पर भरोसा नहीं है? माताजी ने जैसा करने को कहा है उतना चुपचाप करते रहो। आगे जो भी होगा माताजी खुद संभाल लेंगी। फिर पंडित जी भी अपनी छड़ी और अंगोछा उठाकर राजमहल की तरफ चल देते हैं और करीब 2-2.5 घंटे चलने के बाद राजा के महल के नजदीक पहुंच जाते हैं। राजमहल के द्वार पर उन्हें वही कल वाले सैनिक खड़े हुए मिलते हैं और देखते ही पंडित जी को पहचान लेते हैं। इसलिए आज वे पंडित जी से कोई पूछताछ करे बिना ही उन्हें महल के भीतर जाने देते हैं। राजा साहब कल की तरह ही आज भी अपने मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे। मुकदमे सुनने के बाद उन्होंने पंडित जी को देखा तो उनसे पूछने लगे, कहो पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? पंडित जी थोड़े घबराकर बोले, महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में। इतना सुनते ही राजा ने अपने मंत्री को फिर से आदेश दिया कि आज पंडित जी को अशर्फियों से भरी हुई 2 थैलियां दे दी जाएं। मंत्री बड़ी हैरानी से राजा की तरफ देखने लगा, परंतु वह राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप उठकर अशर्फियों से भरी हुई 2 थैलियां लाकर पंडित जी को दे दी। इसके बाद पंडित जी ने राजा को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और खुशी खुशी महल से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचे। इसी तरह कई महीने गुजर गए। रोजाना पंडित जी राजा के सामने जाकर यही बात बोलते और राजा खुश होकर उन्हें अशर्फियों से भरी थैलियां दिलवा देता। अब पंडित जी को 40 अशर्फियों की थैलियां मिलने लगी थी। अब तो पंडित जी के ठाठ हो गए थे। उन्होंने अपना पुराना कच्चा घर गिरवाकर पक्का मकान भी बनवा लिया था। घर में 2-2 नौकर भी रख लिए थे जो उनकी गाय को चारे पानी की व्यवस्था करते थे और पंडिताइन के लिए खाना बनाने वाली एक ब्राह्मण महिला को भी रख लिया था। अब पंडिताइन को खाना नहीं बनाना पड़ता था। पंडित जी का परिवार बढ़िया मौज से रहता था। खुद पंडित जी भी बढ़िया रुई के मोटे गद्दे पर सोते थे और रोजाना बढ़िया पकवान बनवाकर खाते थे। परंतु फिर भी उन्हें एक चिंता मन ही मन खाए जा रही थी कि अगर किसी दिन राजा ने ये पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में होती क्या है, तब हम राजा को क्या जवाब देंगे? और अगर हमने राजा की बात का जवाब नहीं दिया तो कहीं राजा अपनी दी हुई अशर्फियों को हमसे वापस ना मांग ले, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि आधी अशर्फियों से तो हम अपना घर बनवा चुके हैं और बाकी की अशर्फियों से हमने अपने बिटिया की शादी के गहने बनवा कर रख दिए हैं। हम तो चाहते हैं कि हम अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करें। बस किसी तरह माता रानी हम पर एक कृपा और कर दें कि जब तक राजा हमसे पुण्य की जड़ पाताल का मतलब पूछे, उससे पहले ही हमारी बिटिया की शादी हो जाए। एक दिन पंडित जी ने अपनी पत्नी श्यामा से कहा कि पंडिताइन, हम सोच रहे हैं हम अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। पंडिताइन पंडित जी का चेहरा देखकर कुछ गुस्से में भरकर कहती है, क्यों पंडित जी, आपको बिटिया की शादी करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? अभी तो हमारी बिटिया सिर्फ 11 साल की हुई है। कम से कम उसे 12 साल की तो होने दीजिए। तब पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, अरे पंडिताइन, तुम समझती नहीं हो। अभी हम पैसा कमा रहे हैं। अभी राजा हमको अशर्फियां दे रहा है। लेकिन अगर किसी दिन राजा का दिमाग थोड़ा सा भी सनक गया और उसने हमसे पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब पूछ लिया, तब हम राजा को क्या जवाब देंगे? तब तो राजा हमसे सारी अशर्फियां वापस मांग लेगा और हमें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।
इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा मौका आने से पहले ही हम अपनी बिटिया की शादी कर दें। तब पंडिताइन पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आप तो सिर्फ माताजी के आदेश का पालन कर रहे हैं। भला माताजी आपको ऐसी मुसीबत में क्यों डालेंगी? फिर भी यदि कुछ ऐसा हुआ तो माताजी उसका हल भी बताएंगी। इसलिए आप निश्चिंत होकर दरबार में जाइए। अब पंडित जी का यह रोज का नियम बन गया था। वे हर रोज बिना नागा किए राजा के दरबार में जाते और हर रोज राजा से यही बात बोलते। राजा भी पंडित जी के मुंह से यह एक बात सुनते ही उन्हें अशर्फियों की थैलियां दिलवा देता। राजा की यह बात उसके मंत्री और बाकी दरबारियों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पंडित जी को देखते ही राजा के सभी दरबारी आपस में खुसुर पुसुर करने लगे कि इस पंडित को देखो, ना जाने कहां से रोज मुंह उठाकर चला आता है, ना कुछ करता है ना धरता है, बस राजा को पुण्य की जड़ पाताल में बताता है और राजा से अशर्फियों की थैलियां लूट कर ले जाता है। और हमारा राजा भी कितना मूर्ख है जो कभी इससे ये नहीं पूछता कि पुण्य की जड़ पाताल में होती क्या है, बस इसे अशर्फियों की थैलियां उठाकर दे देता है। एक दिन ऐसे ही कुछ दरबारी आपस में मिलकर राजा की बुराई कर रहे थे। उसी समय राजा का बेटा वहां से गुजर रहा था। उसने अपने पिता के बारे में मंत्रियों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और महल में जाकर चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। शाम को राजा के लौटने पर भी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो राजा रानी समझ गए कि राजकुमार के मन में जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वह परेशान है। इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर नहीं आया है। हमें चलकर उससे पूछना चाहिए। यह सोचकर राजा और रानी दोनों राजकुमार के कमरे में जाकर उससे पूछताछ करते हैं। तब राजकुमार अपने पिता को सारी बात बताता है और अपने पिता से कहता है कि पिताश्री, हमने सुना है कि आपके दरबार में रोजाना एक दीनानाथ नाम का पंडित आता है। वह आकर आपको बस एक ही बात बोलता है कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल में, और आप उसे रोजाना अशर्फियों की थैलियां दिलवा देते हैं। क्या आपने कभी उस पंडित से इस बात का मतलब पूछा है कि यह पुण्य की जड़ पाताल में होती क्या है? राजा ने अपने पुत्र की तरफ देखकर कहा, नहीं बेटा, पता नहीं क्यों जब वह पंडित दरबार में आकर हमें यह बात बोलता है तो हमें कुछ अजीब सा एहसास होता है और उस समय हमारा मन कहता है कि हम उसे खूब सारी अशर्फियां दान में दे दें। तब राजकुमार अपने पिता से कहता है कि कुछ भी हो पिताजी, आपको एक बार उस पंडित से पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब पूछना तो जरूर चाहिए। तब राजा अपने पुत्र से कहता है, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे कहने पर कल उस पंडित से यह प्रश्न जरूर करेंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह ही अगले दिन भी पंडित जी वैसे ही माथे पर लंबा सा टीका लगाए, साफ सुथरे चमकदार धोती कुर्ता पहने, पूरे ठाट बाट से दरबार में पधारते हैं और राजा से फिर वही बात कहते हैं कि महाराज पुण्य की जड़ पाताल में। राजा भी इस बात को सुनते ही अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि पंडित जी को 20 अशर्फियों की थैलियां दे दी जाएं और पंडित जी के लिए दरबार के बीचों बीच एक सिंहासन रखवाया जाए। आज पंडित जी हम सबको पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब समझाएंगे कि यह पुण्य की जड़ पाताल में होती क्या है। अब पंडित जी ने अशर्फियां तो ले ली, पर राजा की बात सुनकर उनकी सुट्टी पुट्टी गुल हो गई और पंडित जी सोचने लगे कि अब क्या करें। यह तो हम खुद भी नहीं जानते कि पुण्य की जड़ पाताल में होती क्या है, तब हम राजा को क्या बताएं।
पंडित दीनानाथ, आज तो इस पंडिताइन की वजह से बुरे फंसे हैं। ऐसा करते हैं, राजा से एक दिन की मोहलत मांग लेते हैं और जो अशर्फियां हाथ लगी हैं, उन्हें ले जाकर पंडिताइन को देकर कह देंगे कि हमारे बाद हमारे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि कल तो वैसे भी हम सूली पर लटकने ही वाले हैं। कम से कम कल आखिरी बार अपने बच्चों का मुंह भी देख आएंगे। ऐसा सोचकर पंडित राजा के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, यह बात सुनने में तो बहुत छोटी है, परंतु इसका मतलब बहुत ही रहस्यमयी और गहरा है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इसका मतलब समझाने के लिए आप हमें एक दिन का समय दे दीजिए। हमारे घर में जो ग्रंथ रखा हुआ है, कल हम उसका अच्छे से अध्ययन करके आएंगे, ताकि हम विस्तार पूर्वक इसका मतलब आपको समझा सकें। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, ठीक है पंडित जी, आप अभी निश्चिंत होकर घर जाएं और कल हमें इसका मतलब समझा दें। पंडित जी ने राजा को प्रणाम किया और उदासी भरे मन से महल से लौट आए। बाजार में आकर पंडित जी ने रघु तांगे वाले से उन्हें घर छोड़ने को कहा। आज पंडित जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रघु ने पूछा, क्या बात है पंडित जी? और दिन तो आप बड़े खुश दिखाई देते थे, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी ने रघु को कोई बात नहीं बताई, बस इतना ही कहा कि कुछ नहीं भाई, आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, बस तुम हमें जल्दी से घर पहुंचा दो। रघु तांगे वाला पंडित जी को उनके घर तक छोड़कर चला जाता है। पंडित जी घर के भीतर जाते हैं तो पंडिताइन उनका लटका हुआ उदास चेहरा देखकर पंडित जी से पूछती है, क्या हुआ पंडित जी, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पंडित जी अशर्फियों की थैलियां पंडिताइन को पकड़ाते हुए खिसियाकर उनसे कहते हैं, लो पंडिताइन, इन अशर्फियों को संभाल कर रख लेना। ये राजा के द्वारा दी आखिरी अशर्फियां हैं। तुम्हारी इन अशर्फियों के चक्कर में कल राजा हमें फांसी पर लटका देगा। पंडिताइन घबराकर पंडित जी से पूछती है, क्या हुआ पंडित जी, कोई बात हो गई क्या? क्या राजा ने आपसे कुछ कहा? तब पंडित जी अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहते हैं, सब बताते हैं, पहले हमको एक गिलास पानी लाकर पिलाओ। पंडित जी की बिटिया जल्दी से रसोई घर में जाकर उनके लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, देखो पंडिताइन, तुम्ही ने हमें राजा के यहाँ जाकर पुण्य की जड़ पाताल में बोलने को कहा था। हम आज तक वही बोलते आ रहे हैं और तभी से राजा हमें मुफ्त की अशर्फियां देता आ रहा है। पर कल हमें राजा को पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब बतलाना है, और अगर हम ना बतला पाए तो कल हमें फांसी हो जाएगी। पंडिताइन पंडित जी के पानियत बैठकर पंखे से उनकी हवा झलते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अरे पंडित जी, बस इतनी सी बात है, इसी बात से आप इतने परेशान हैं। आप खाना पीना खाकर निश्चिंत होकर सो जाइए। कल सवेरे हम आपको बताएंगे कि कल राजा के दरबार में जाकर आपको क्या कहना है। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी के मन को थोड़ा सुकून मिलता है और वे खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे उठकर पंडित जी फिर से नहा धोकर पहले अपनी पूजा पाठ करते हैं। फिर पंडिताइन से कहते हैं, देखो पंडिताइन, हम राजा के महल को जा रहे हैं। अब तुम हमें बताओ कि हमें वहां जाकर राजा से क्या कहना है। पंडिताइन पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने सुंदर तालाब का नाम तो सुना ही होगा। तब पंडित जी चौंक कर कहते हैं, हाँ हाँ, वही सुंदर तालाब जो नगर से बाहर है। हाँ पंडिताइन, हमने उसका बहुत नाम सुना है।
कहते हैं, बड़ी खूबसूरत और रहस्यमय जगह है। पंडिताइन मुस्कुराकर पंडित जी से कहती हैं, हाँ पंडित जी, आपको कुछ नहीं करना है। बस आज राजा साहब को उस सुंदर तालाब के पास लेकर जाना है और तालाब के किनारे पर खड़े होकर एक बार जोर से कहना है, पुण्य की जड़ पाताल में। इसके बाद जो होगा उसे आप भी देख लेना और आपके महाराज भी देख लेंगे। मगर पंडित जी को पंडिताइन की बात पर अभी भी कुछ शंका थी। वे बोले, देखो पंडिताइन, अगर तुम्हारी यह बात सच साबित हुई तब तो समझो हमारे ठाट बाट में कोई कमी नहीं रहेगी। राजा ऐसे ही हमें अशर्फियां देता रहेगा और हम और भी ज्यादा अमीर होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी यह बात झूठ निकल गई तो समझ लेना कि आज हम महल से वापस नहीं आएंगे। तब पंडिताइन पंडित जी को विश्वास दिलाकर कहती है, पंडित जी, यह माताजी का आदेश है और माताजी के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाना क्या ठीक बात है। आप बेफिक्र होकर राजा के पास जाइए, माताजी सब संभाल लेंगी। पंडित जी भी माताजी का नाम लेकर घर से निकल पड़ते हैं और हमेशा की तरह दरबार में पहुंचकर राजा को प्रणाम करते हैं। पंडित जी को देखते ही राजा के जो दरबारी पंडित जी से चिढ़ते थे, वे सब एक दूसरे की तरफ इशारा करके एक रहस्यमयी मुस्कान से पंडित जी को देखते हैं। मगर राजा उन सब की बातों से अनजान है। राजा ने हमेशा की तरह पंडित जी का स्वागत करके उन्हें अपनी बराबर में रखे सिंहासन पर बैठने को कहा और फिर पंडित जी से पुण्य की जड़ पाताल में का मतलब समझाने का आग्रह किया। तब पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में कोई बतलाने या सुनाने की चीज नहीं है। यह तो सिर्फ दिखाने की चीज है और इसे देखने के लिए आपको हमारे साथ सुंदर तालाब के पास चलना होगा। वहीं पर चलकर हम आपको पुण्य की जड़ पाताल में दिखा पाएंगे। इसके बाद राजा का रथ नगर में घूमते हुए सुंदर तालाब के पास पहुंच जाता है। राजा रथ से उतरकर सुंदर तालाब के किनारे पहुंचता है तो इतना मनोहर दृश्य देखकर राजा मंत्र मुग्ध हो जाता है। तालाब के आसपास हरे भरे वृक्ष लगे हुए थे। तालाब के किनारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए थे। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। इसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कोई दिव्य शक्ति विराजमान है। राजा प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था। तभी पंडित जी के साथ राजा के सभी दरबारी भी सुंदर तालाब के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी भी अपने रथ से उतरकर तालाब के किनारे जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखें मूंदकर माता का ध्यान करके एक बार जोर से बोलते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में। पंडित जी के ऐसा बोलते ही तालाब का सारा पानी अपने आप सूख जाता है और तालाब से नीचे उतरने के लिए एक सोने की सीढ़ी दिखाई देती है। फिर पंडित जी राजा से कहते हैं, चलिए महाराज, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सबसे पहले पंडित जी नीचे उतरते हैं, परंतु उन्हें नीचे उतरते हुए बहुत डर लग रहा था। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, ना जाने इन सीढ़ियों के नीचे क्या होगा। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तब तो राजा हमें यहीं मारकर गाड़ देगा। हे माता रानी, अब तो आप ही हमारी रक्षा करें। हम तो आप ही के नाम के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार सबसे आगे पंडित जी, उनके पीछे राजा और राजा के पीछे उनके सब दरबारी एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। कुछ दरबारी आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, पुण्य की जड़ पाताल में बताकर ना जाने ये पंडित हमें कहाँ लिए जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसने इस गुफा के भीतर चोरों और लुटेरों को बिठा रखा हो
और यहाँ हमें और हमारे राजा दोनों को कैद कर ले। मंत्रियों की कुछ धीमी चाल देखकर राजा ने उनमें फटकार लगाकर कहा, पुण्य की जड़ पाताल में देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी पंडित जी के पीछे पीछे चलो, वरना दरबार से निकाल दिए जाओगे। राजा की आज्ञा मानकर सब लोग चुपचाप आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही सोने की सीढ़ियां खत्म होती हैं, तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य उन सब के सामने आता है, जिसे देखकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ दूरी पर उन्हें सोने और चांदी से बना हुआ एक विशाल नगर दिखाई देता है, जिसे हीरे मोती जवाहरातों मणिक और मोतियों से सजाया जा रहा था। हीरे मोतियों की जगमगाहट से दूर दूर तक यह विशाल नगर चमक रहा था। इस नगर को एकटक निहारते हुए राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, क्या यही पुण्य की जड़ पाताल में है? पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, यही पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वाह क्या बात है, ऐसा विशाल और भव्य नगर हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। यहाँ का राजा कितना भाग्यशाली होगा। फिर राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, यह किस राजा का नगर है? हम एक बार यहाँ के राजा से जरूर मिलना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता महाराज, परंतु मैं अभी किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी पंडित जी वहाँ काम कर रहे एक आदमी को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, भैया, आपके इस आलीशान नगर का राजा कौन है? हमारे महाराज एक बार जानना चाहते हैं। वह आदमी पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर पंडित जी से कहता है, अरे ब्राह्मण देवता, यह नगर तो पृथ्वी पर रहने वाले एक राजा के लिए बनाया जा रहा है। वह राजा पृथ्वी पर बहुत ही पुण्य और धर्म के काम कर रहा है, इसलिए जब उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, तब वह राजा यही पाताल में आकर इस नगर का राजा बनेगा। उस आदमी की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बड़ी हैरानी से उस आदमी से पूछा, अच्छा भाई, जरा हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा राजा है जो पृथ्वी पर रहकर इतने पुण्य कमा रहा है कि मृत्यु के बाद पाताल में आकर राज करेगा? हम भी पृथ्वी पर ही रहते हैं, पर हमने तो आज तक ऐसे किसी राजा का नाम नहीं सुना जो इतना धर्मात्मा है कि उसके पुण्य की जड़ें पाताल में बन रही हैं। तब वह आदमी राजा से कहता है, सुनिए महाराज, उस राजा का नाम प्रताप नारायण है। यह नगर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। अपनी मृत्यु के बाद राजा प्रताप नारायण ही इस नगर के राजा होंगे। उन्हीं के लिए यह नगर इतना सजाया जा रहा है। इस नगर को सजाने के लिए स्वर्ग से कामगार बुलाए गए हैं। राजा प्रताप नारायण जैसे ही उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनते हैं, तो खुशी से पंडित जी की तरफ मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी। आज हमने पुण्य की जड़ पाताल में देख ली है। चलिए अब हम अपने नगर को चलते हैं। फिर पंडित जी और राजा के सभी दरबारी सोने की सीढ़ियों से चढ़कर राजा के साथ तालाब के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही वे सब लोग तालाब के किनारे पर पहुंचते हैं, तो तालाब में फिर से पानी भर जाता है और फिर से वैसे ही कमल खिलकर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद राजा अपने रथ में सवार होकर अपने नगर की तरफ चल देता है और उसके पीछे पीछे उसका सारा काफिला भी चलता है। नगर में पहुंचकर राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि पंडित जी की सवारी के लिए एक रथ और उनकी सुरक्षा के लिए एक सैनिक दे दिया जाए। आज के बाद पंडित जी रथ में बैठकर महल में आया जाया करेंगे। मंत्रीगण तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। इसके बाद राजा पंडित जी से कहता है,
पंडित जी, अब आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। आज पंडित जी रथ में बैठकर एक राजा की तरह शान और शौकत से अपने गांव आते हैं। गांव के लोग अपने अपने दरवाजों पर खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर पंडित जी को देखने लगते हैं। जो लोग कभी पंडित जी को भाव तक नहीं देते थे, आज वे लोग भी उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। पंडित जी अपने घर के द्वार पर आकर रथ से नीचे उतरते हैं। पंडिताइन श्यामा, जो सवेरे से चिंता में बैठी पंडित जी के आने का इंतजार कर रही थी, वह आरती का थाल हाथों में लेकर दरवाजे पर आकर पंडित जी का स्वागत करती है। रथ वाला पंडित जी को घर तक छोड़कर वापस चला जाता है। पंडित जी घर के भीतर आते ही पंडिताइन श्यामा से कहते हैं, पंडिताइन, जल्दी से हमारे नहाने के लिए गर्म पानी रखो। सबसे पहले हम स्नान करके माता रानी का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद तुमसे कोई बात करेंगे। आज माताजी ने हमारी बहुत लाज रख ली है। पंडिताइन श्यामा मुस्कुराकर पंडित जी की तरफ देखती है। अगले दिन सवेरे ही रथ वाला पंडित जी को लिवाने के लिए आ जाता है। पंडित जी भी नहा धोकर अपना पूजा पाठ खत्म करके रथ में बैठकर राजा के महल में जाते हैं और पुण्य की जड़ पाताल में कहकर ढेरों सोने के सिक्कों की थैलियां लेकर घर आ जाते हैं। अब पंडित जी गरीब नहीं रह गए थे। अब उनका नाम नगर के नामी सेठों में लिया जाता था। पंडित जी के पुरोहित होने की वजह से लोग उनका अधिक सम्मान भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी राजा के दरबार में गए और राजा को पुण्य की जड़ पाताल में कहा। तब राजा ने उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्कों से भरी थैलियां उपहार में देकर कहा, पंडित जी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं आज हमें हमारा मनपसंद शिकार मिलेगा या नहीं? पंडित जी मुस्कुराकर राजा से कहते हैं, जरूर मिलेगा राजा साहब। मगर महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो आज हम हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, जरूर पंडित जी, आप जो भी कहना चाहते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर कहिए। तब पंडित जी राजा से कहते हैं, महाराज, आप शिकार पर तो जरूर जाइए, परंतु महाराज, जानवरों में भी हम मनुष्यों की तरह प्राण होते हैं, उनमें भी हम मनुष्यों की तरह संवेदना होती है। महाराज, शिकार के नाम पर किसी मासूम जानवर की जान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। उन्हें भी तो हमारी तरह जीने का अधिकार है। राजा और उसके सभी दरबारी पंडित जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने कुछ देर तक मौन रहकर इस पर विचार किया। फिर अपने सिंहासन से उतरकर पंडित जी को गले से लगाकर कहा, पंडित जी, आज आपने हमें मानवता का पाठ पढ़ाकर बहुत बड़ी सीख दी है। आज हम माता रानी की सौगंध खाकर यह ऐलान करते हैं, आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी बेजुबान जानवरों का शिकार नहीं करेगा। और आज से पंडित जी को हम अपने महल का राजपुरोहित घोषित करते हैं। इसके बाद राजा अपने मंत्री को आदेश देकर कहता है कि आज के बाद पंडित जी को राजपुरोहित होने के लिए एक सोने के सिक्कों से भरी थैली अलग से दिया करें। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा रोचक है। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो इससे आगे की कहानी भी जरूर सुनिएगा। तो हुआ यूं दोस्तों कि एक दिन राजा भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सैर करने निकल पड़े। उस दिन राजा के साथ उनका काफिला नहीं था, बल्कि उस दिन राजा अकेले ही सैर पर निकले थे। खेतों, खलिहानों और जंगलों में घूमते घूमते राजा को प्यास लगाई, परंतु उन्हें आसपास कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आया। तो राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि वे जंगल के रास्तों में जगह जगह आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए प्याऊ भी जरूर बनवाएंगे।
ऐसा सोचते हुए राजा पानी की तलाश करते करते किसी गांव में पहुंचे और एक घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, अरे भैया, हम राह चलते हुए एक मुसाफिर हैं। हमें बड़ी जोरों की प्यास लगी है। बाहर आकर हमें थोड़ा पानी पिला दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इत्तेफाक से राजा उस दिन पंडित जी के घर पहुंच गए थे, मगर राजा इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह पंडित जी का गांव है और यह घर भी पंडित जी का ही है। सो पंडित जी तो अभी दरबार से नहीं लौटे थे और पंडिताइन किसी काम से बाहर गई हुई थी। उस समय घर पर सिर्फ पंडित जी के दोनों बच्चे ही थे। पंडित जी के घर में भी पंडित जी के अलावा किसी ने भी राजा को नहीं देखा था। पंडित जी की बिटिया ने जब बाहर किसी मुसाफिर की आवाज सुनी तो वह एक लोटे में पानी भरकर और एक कटोरी में 4 लड्डू रखकर दरवाजे पर आई और मुसाफिर की तरफ लड्डू की कटोरी और लोटा बढ़ाकर बोली, लीजिए मुसाफिर, आप ये लड्डू खाकर पानी पी लीजिए। अभी हमारे अम्मा और पिताजी दोनों ही घर पर नहीं हैं, वरना हम विश्राम करने के लिए आपको घर के भीतर भी बुला लेते। पंडित जी की बिटिया देखने में बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। राजा साहब उस 15 साल की लड़की के रूप और उसकी मधुर वाणी पर मोहित हो गए थे। पहले उन्होंने लड्डुओं को खाकर पानी पिया और इसके लिए उस लड़की का बहुत आभार जताया। फिर राजा ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। पंडित जी की बिटिया ने कहा, हमारा नाम शीतल है। इसके बाद राजा ने उससे उस गांव का नाम पूछा। तब पंडित जी की बिटिया बोली, हमारे गांव का नाम गढ़ी है। इसके बाद राजा अपने महल को लौट आए। इसके बाद राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था और न ही वे पहले की तरह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर किसी तरह का वार्तालाप करते थे। यह बात उनके मंत्री ने कई दिनों तक महसूस की और फिर एक दिन राजा से अकेले में पूछा, क्या बात है महाराज? कई दिनों से आप कुछ अलग ही विचारों में खोए खोए से रहते हैं। तब राजा अपने मंत्री को अपने दिल की बात बताकर कहते हैं, क्या करे मंत्री, हमें एक लड़की से प्रेम हो गया है। हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तब मंत्री राजा साहब से पूछता है, परंतु महाराज, हम उस लड़की को खोजेंगे कैसे? क्या आप उस लड़की का नाम और पता जानते हैं? तब राजा मंत्री को बताते हैं कि उस लड़की का नाम शीतल है और उसके गांव का नाम गढ़ी है। गांव का नाम सुनते ही मंत्री ने मुस्कुराकर राजा से कहा, तब तो आप बेफिक्र हो जाइए महाराज, क्योंकि हमारे पंडित जी के गांव का नाम भी गढ़ी है। तो कल हम पंडित जी से बात करके उस लड़की के घर का पता भी लगा लेंगे। तब राजा साहब मंत्री से कहते हैं, हम अभी पंडित जी से कोई बात नहीं करना चाहते। इसके बारे में पहले हम अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बात करेंगे। अगर हमारे इस फैसले से उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं होगी, तभी हम पंडित जी से बात करेंगे। तब मंत्री कहता है, ठीक है महाराज, पहले आप रानी जी और राजकुमार से बात करके उन दोनों की सहमति ले लीजिए। इसके बाद हम पंडित जी से बात करेंगे। इधर जब पंडित जी शाम को दरबार से लौटकर अपने घर पहुंचते हैं, तो उनकी बिटिया शीतल उन्हें उस मुसाफिर के बारे में सारी बात बताकर कहती है कि पिताजी, आज हमारे यहाँ घोड़े पर सवार एक मुसाफिर आया था। वह बहुत प्यासा था। उसने हमसे पीने के लिए पानी मांगा, तो हमने उसे माताजी के प्रसाद के लड्डू और एक लोटा पानी दे दिया था। इसके बाद उस मुसाफिर ने हमसे हमारा और हमारे गांव का नाम पूछा, तो हमने उसे अपना और अपने गांव का नाम बता दिया। परंतु पिताजी, वह आदमी खुद को राजा बता रहा था।
अगर वह सच में राजा ही था तो उसने महल में जाकर आपको बताया तो जरूर होगा। अपनी बिटिया की बात सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए। बस उन्हें दुख इसी बात का हुआ कि उस समय पंडिताइन घर पर नहीं थी। फिर पंडित जी अपनी बिटिया से बोले, अरे बिटिया रानी, आज हमारे राजा साहब शिकार पर निकले थे। तब यह हो तो सकता है कि वे आते हुए इस रास्ते से गुजरे हों। परंतु बिटिया, राजा साहब को यह तो मालूम नहीं है कि यह हमारा ही घर है और तुम लोगों को भी राजा साहब ने कभी नहीं देखा है। फिर भी अगर वे सच में राजा साहब ही होंगे तो कल दरबार में पहुंचने पर वे हमें जरूर बताएंगे। पंडित जी अपनी बिटिया की बात सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, कल सवेरे जब वे दरबार में पहुंचेंगे और राजा साहब उनको जब यह बात बताएंगे तो हम भी तुरंत ही राजा साहब को बताएंगे कि कल आप जहां रुके थे वह हमारा ही घर था और जिसने आपको पानी पिलाया था वह हमारी ही बिटिया थी। तब राजा साहब यह जानकर कितने खुश होंगे। इस खुशी के मारे रात भर पंडित जी ठीक से सो भी नहीं पाए। अगले दिन पंडित जी जल्दी से उठे, स्नान आदि करके पूजा पाठ किया और फिर अपने रोज के समय पर महल में पहुंच गए। परंतु सारा दिन गुजर गया, लेकिन राजा ने उनसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। फिर पंडित जी ने सोचा कि हो सकता है आज राजकार्यों की व्यस्तता के कारण राजा साहब हमें नहीं बता पाए हैं। शायद कल राजा साहब हमसे बैठकर बात करें। पंडित जी कई दिनों तक महल में आने के बाद यही सोचते रहते थे, कब राजा साहब उनको यह बात बताएंगे। पर जब कई दिनों तक राजा ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करी तो पंडित जी कुछ मायूस हो गए और धीरे धीरे इस बात को भूल भी गए। ऐसे ही एक दिन राजा का दरबार जल्दी खत्म हुआ तो राजा साहब जल्दी महल को चले गए। उस दिन उन्होंने अपनी रानी साहिबा को अपने मन की बात बताकर उनकी सहमति पूछी। तब रानी साहिबा ने आश्चर्य से राजा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कहा, महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप हमारी हर जिम्मेदारी और हर खुशी का ख्याल रखते हैं। तब हमारा भी तो यह धर्म बनता है कि हम भी आपकी खुशी का ख्याल रखें। हमें आपके इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। आप खुशी खुशी उस लड़की से विवाह कर सकते हैं। रानी साहिबा से स्वीकृति मिलने के बाद भी राजा साहब का चेहरा नहीं खिला। वे बोले, परंतु रानी साहिबा, इसके लिए हमें अपने पुत्र की स्वीकृति लेना भी अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे इस फैसले से हमारे पुत्र को हमसे गहरी नाराजगी हो सकती है। तब रानी साहिबा मुस्कुराकर कहती हैं, यह सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए महाराज, अपने पुत्र को हम समझा लेंगे। अगले दिन राजा खुशी खुशी दरबार में जाते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, अब आप हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर पंडित जी के गांव जाइए। मंत्री तुरंत ही शगुन के तौर पर 4-5 थालों में सोने चांदी के गहने रखकर पंडित जी के गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर पंडित जी सवेरे सवेरे नहा धोकर महल को आ जाते हैं और राजा का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखकर पूछ लेते हैं, क्या बात है राजा साहब, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। तब राजा मुस्कुराकर पंडित जी को बताते हैं, खुशी की तो बात है पंडित जी, आज मंत्री जी हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर आपके गांव में गए हैं। अब हम आपके गांव के दामाद बनने वाले हैं। पंडित जी चौंक कर राजा से पूछते हैं, परंतु राजा साहब, आप किसकी बिटिया से ब्याह करने वाले हैं? जरा हमें भी तो बताइए।
तब राजा खुशी से चहकती हुई आवाज में कहते हैं, पंडित जी, उस दिन हम उस लड़की के पिता का नाम तो पूछना ही भूल गए थे, पर उस लड़की का नाम शीतल है। वह बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। बाकी तो सब हमारे मंत्री जी पूछताछ कर लेंगे। इसके बाद राजा ने उस दिन की सारी घटना पंडित जी को आराम से बैठकर बताई। राजा के मुंह से अपनी बिटिया का नाम सुनते ही पंडित जी को चक्कर आने लगे। इससे पहले कि पंडित जी गश खाकर जमीन पर गिरते, एक सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया। तब राजा ने पंडित जी से पूछा, क्या हुआ पंडित जी, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? पंडित जी मन ही मन राजा को कोसते हुए कहते हैं, हाँ राजा साहब, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घर जाकर थोड़ा आराम करेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। असल में तो पंडित जी को चक्कर नहीं, बल्कि राजा पर गुस्सा आ रहा था। वे मन में सोच रहे थे, इस राजा की बुद्धि खराब हो गई है। यह आधा बूढ़ा आदमी हमारी फूल जैसी बिटिया से ब्याह रचाना चाहता है। इस कमबख्त पंडिताइन ने हमें पुण्य की जड़ पाताल में बताकर बुरे झमेले में फंसा दिया है। अभी इसको घर चलकर सुलझते हैं। वैसे हमने इस राजा का माल तो बहुत खाया है, पर माता रानी की सौगंध, अगर हमें ऐसा पता होता कि इसके दिए सोने के सिक्कों के लिए हमें इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो हम भीख मांग कर गुजारा कर लेते, मगर इस राजा के यहाँ कभी नहीं आते। पंडित जी अपने दिल पर बहुत भारी बोझ लेकर आज अपने घर को लौटते हैं। तब तक राजा के मंत्री वहाँ से लौट चुके थे। पंडित जी घर पहुंचकर गुस्से से आग बबूला हुए पंडिताइन को खरी खोटी सुनाकर कहते हैं, तुम्ही ने हमें पुण्य की जड़ पाताल में बताकर राजा के यहाँ भेजा था। अब तुम ही राजा को जवाब देना। हम तो साफ साफ कहे देते हैं पंडिताइन, हम अपनी बिटिया का ब्याह उस बूढ़े राजा से नहीं करने वाले हैं। पंडिताइन ने डरी सहमी सी आवाज में कहा, पंडित जी, हम राजा के एहसान तले दबे हैं। हम उन्हें सीधे सीधे मना भी तो नहीं कर सकते। आप खाना खाकर आराम से सो जाइए। माताजी इसके लिए भी कोई ना कोई समाधान हमें जरूर बताएंगी। पंडित जी ने हाथ मुंह धोए, पूजा पाठ किया और गुस्से में बिना भोजन किए ही सो गए। पंडिताइन को भी चिंता के मारे बहुत रात तक नींद नहीं आई, पर देर रात थोड़ी आंख लगी तो दुर्गा माता ने फिर से सपने में उसे दर्शन देकर कहा, पुत्री, तुम चिंता ना करो। पंडित जी को कहना कल सवेरे वे दोबारा से राजा को सुंदर तालाब के पास लेकर जाएं। वहां पहुंचते ही तुम दोनों की चिंता का निवारण हो जाएगा। यह सपना देखते ही पंडिताइन की आंख खुल गई। उसने पंडित जी के स्नान करने के लिए पानी रखा और पंडित जी को जगाकर अपने सपने की बात कही। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी को थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने उठकर स्नानादि करके पूजा पाठ किया, सीधे राजा के महल में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने हमेशा की फिर से राजा से यही कहा, महाराज, पुण्य की जड़ पाताल में। राजा ने खुश होकर पंडित जी को अशर्फियों की थैलियां दिलवाईं। तभी पंडित जी राजा से बोले, चलिए राजा साहब, आज फिर से सुंदर तालाब पर चलते हैं। चलकर देखे तो सही, आपके पुण्य की जड़ें कहाँ तक फैली हैं। राजा भी पंडित जी के कहने पर तुरंत ही चल देता है। तालाब किनारे जाकर पंडित जी ने वैसे ही पुण्य की जड़ पाताल में कहा तो तुरंत ही तालाब का पानी सूख गया और नीचे जाने के लिए सोने की सीढ़ियां नजर आने लगी। राजा और पंडित जी दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि जो विशाल नगर उस दिन हीरे और जवाहरातों से सजाया जा रहा था, आज उसे तोड़ा जा रहा था।
और जो कर्मचारी उसे तोड़ रहे थे वे आपस में राजा की बुराइयां करते हुए कह रहे थे, अरे भाई, वह राजा तो बड़ा ही हवसी है। देखो तो सही, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से विवाह करने के सपने देख रहा है। अगर वह लड़की उसे इतनी ही पसंद है तो उसके साथ अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं कर देता। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुए। उन्हें अपने फैसले पर भीतर ही भीतर ग्लानि होने लगी। वह सोचने लगे, यह आदमी ठीक ही कहता है। पंडित जी की बिटिया तो हमारी भी बिटिया ही हुई। यह सोचकर राजा ने तुरंत अपना फैसला बदल लिया और अपने मन में ठान भी लिया कि अगर हमारे पुत्र की सहमति होगी तो हम पंडित जी की बिटिया के साथ अपने पुत्र का विवाह करेंगे। फिर राजा ने पंडित जी से कहा, चलिए पंडित जी, महल को वापस चलते हैं। इसके बाद राजा पंडित जी को लेकर दरबार में वापस आ जाते हैं। दरबार खत्म होने के बाद राजा अपनी रानी और अपने पुत्र के सामने अपना परामर्श रखते हैं। राजा के इस फैसले से रानी साहिबा और राजकुमार दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद राजा पंडित जी से बात करके अपने पुत्र का विवाह पंडित जी की बिटिया के साथ करा देते हैं। दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आप सबको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।